जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, चाहे वो रिसर्च ह्यूमैनिटीज में हो, आर्ट में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, एक टॉपिक ऐसा है जो थोड़ा सा अछूता रहता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? अरे इसका काम क्या है? और वो टॉपिक है या वो कॉन्सेप्ट है रेफरेंस का। लोग या रिसर्चर, मैं जो भी कुछ कहूं, वो ये कहते हैं साहब रेफरेंस का काम क्या है? रेफरेंस में तो कुछ बुक्स के नाम लिख देंगे, एक बिब्लियोग्राफी बना देंगे, और क्या करना है? नहीं, ये रेफरेंस यही एक इंपॉर्टेंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके रिसर्च की ऑथेंटिसिटी को शो करता है। अगर रेफरेंस सही नहीं है तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपके जो भी रिजल्ट्स आए हैं, आपने जिन इंफॉर्मेशन को अपनी पीएचडी में रखा है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। और वो किस लिए नहीं है? मैं आपको एक बात कहता हूं। मैंने कहा कि मुझे योग में रिसर्च करनी है और मैंने योग में रिसर्च की, और करने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि योग करने से, ध्यान करने से ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। बस मैंने अपनी थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर में ये लाइन लिख दी। अब आप कहेंगे साहब बहुत अच्छा है, ये तो होता ही है। देखिए होता है, लेकिन इसकी सत्यता की जांच कैसे की जाए? ये जो सेंटेंस है कि योग करने से, ध्यान करने से ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, ये कहीं कहा गया है या मैं अपने मन से हवा में बातें कर रहा हूं? अगर मैंने इसको सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस किया है तो ये कैसी चीज है? साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक चीजों को या फैक्ट्स की चीजों को या किसी की डेफिनेशन को, या जब भी आप अपनी रिसर्च में, चाहे वो रिसर्च पीएचडी की हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, चाहे वो रिसर्च कोई आर्टिकल हो, कुछ भी हो, आप अगर किसी का नाम लिख रहे हैं अपने किसी भी थीसिस के मटेरियल में, या आप कोई ना कोई फैक्ट्स दे रहे हैं, आप कोई स्टैटिस्टिकल डेटा यूज कर रहे हैं, आप कोई साइंटिफिक बात यूज कर रहे हैं, या आप ऐसी बात यूज कर रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग, अनकॉमन बात है, तो आपको अपने रिसर्च की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए, सत्यता को बनाए रखने के लिए, आपको पहले तो अंदर की तरफ, मतलब कि थीसिस का पार्ट जो होता है वो होता है साइटेशन, और उस साइटेशन का एक रेफरेंस पार्ट होता है जिसको आप बिब्लियोग्राफी कहते हैं, जिसको आप संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं, जिसको आप संदर्भ कहते हैं। आज उसी टॉपिक पर बात करने का मन है, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप कहेंगे कि साहब नहीं साहब चल जाएगा, क्या जरूरत है? इंपॉर्टेंट है। या मैं कहूं कि रेफरेंस लिखने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहली चीज देखिए, एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैं उस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टी घर है, मकान है, दुकान है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब मैंने कुछ अपने दिमाग लगाकर कुछ काम किया, और काम करने के बाद मैंने उसको कहीं पब्लिश करवाया, वो मेरी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, मैंने उसके ऊपर काम किया। लेकिन जब आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बिना रेफरेंस दिए, बिना उस व्यक्ति की परमिशन लिए, या बिना उसका नाम लिखे आप केवल यूज कर देते हैं कि विवेक ने ये रिसर्च किया है, रिसर्च किसी और ने किया, फाइंडिंग्स किसी और की थी, इंफॉर्मेशन किसी और की थी, आपने उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उठाया, और उठाने के बाद आपने क्या कर दिया? आपने अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर में, अपने रिपोर्ट राइटिंग में आपने लिख दिया। तभी यूजीसी ने या एमएचआरडी ने एक बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया है जिसे हम कहते हैं प्लेगरिज्म, कि साहब कॉपी पेस्ट तो नहीं है, 10% से नीचे होना चाहिए। अगर आपने पीएचडी रेगुलेशन 2022 या उसके पहले के रेगुलेशन देखे होंगे, तो आपके थीसिस जमा करने के पहले आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है कि साहब इसमें कॉपी पेस्ट नहीं है। तो कॉपी पेस्ट नहीं है मतलब इस चीज को बचाने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी को बचाने के लिए भी रेफरेंस यूज हो सकता है, कि आप बिना किसी की परमिशन को या बिना किसी के नाम को इंक्लूड किए आप कोई भी बात ना लिखें। यदि आप मेरी कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो आप लिखें विवेक माहेश्वरी ने ऐसा ऐसा रिसर्च किया है। एक बात। दूसरी बात अगर की जाए कि देखिए, जब भी हम, एक तो मैंने बात बता दी, दूसरी बात क्यों और जरूरत है इस रेफरेंस लिखने की, कि आप उस ऑथर को, जिसने इंफॉर्मेशन को दिया है, जिसने ओरिजिनल, जिसकी इंफॉर्मेशन, आप उसको एक्नॉलेज करते हैं। साहब आपको एक्नॉलेज करना मतलब आप उसके बारे में यहां पर कोट करते हैं कि मैंने उस व्यक्ति की
इंफॉर्मेशन को यहां पर लिया है, मतलब कि मैंने उसको किसी भी तरीके से थैंक यू बोला है कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन को यहां पर कोट कर रहा हूं। तीसरा और हो सकता है जिसको कहते हैं ऑथेंटिसिटी। जो मैंने कहा ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है और बिना रेफरेंस के ऑथेंटिसिटी आपकी थीसिस की कम हो जाती है। चौथी चीज जो मैं अपने तरीके से बता रहा हूं, चौथी चीज ये कि मैं भाई साहब सेफ गार्ड, कि मैं अपने आप को सेफ करना चाहता हूं। किस लिए सेफ करना चाहता हूं? रेफरेंस लिखने से कभी कोई ऐसी बात आई, कोई ऐसा साइंटिफिक चीजें आप लिख रहे हैं जो हो सकता है कि दूसरे लोग ना माने और आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि साहब ये मैंने नहीं लिखा है, मैंने तो केवल लिखा है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने इस चीज को वहां पर उस किताब के उस पेज पर या उस जर्नल के उस पेज पर या उस वेबसाइट पर या उस न्यूज़पेपर पर जहां से आप लें उसका रेफरेंस आपको अपने थीसिस में, अपने रिपोर्ट राइटिंग में या अपने रिसर्च पेपर में लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का सेफ गार्ड भी हो सकता है। अब उस सेफ गार्ड होने से क्या आप तो साहब बच गए, साहब देखो साहब मैंने तो वहां से लिखा है, अब उसको आप कहो जो कुछ कहना है, ये एक तरीका है। लेकिन सेफ गार्ड होने का मतलब मैं कोई गलत काम करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं रेफरेंस लिखने के। अब जो रेफरेंस क्या है, 3 तरीके से लिखे जाते हैं। एक फुटनोट की तरीके से लिखे जाते हैं। कितने तरीके से लिखे जाते हैं? एक होता है जिसको हम फुटनोट की तरीके से लिखते हैं, एक होता है जिसको हम एंड नोट की तरीके से लिखते हैं, और एक होता है जिसको हम बिब्लियोग्राफी इस तरीके से रेफरेंस लिखते हैं। मतलब कि ये मेथड्स हो सकते हैं रेफरेंस को लिखने के लिए। फुटनोट का मतलब है कि जहां पर भी आपने साइटेशन किया है, जहां पर भी आपने उस पेज पर आपने लिखा विवेक माहेश्वरी ने कहा, जो भी XYZ कहा, तो वो जो जहां पर कहा उसी के नीचे, फुटनोट का मतलब है कि उसी पेज के नीचे आपने विवेक माहेश्वरी का रेफरेंस आपने लिख दिया, उसको कहते हैं फुटनोट। दूसरा एंड नोट। एंड नोट का मतलब है कि भाई साहब चैप्टर है 50 पेज का, उस 50 पेज के एंड में एक आपने रेफरेंस की लिस्ट बना दी, उसे कहते हैं एंड नोट। और एक होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट बना दी, सबसे अंतिम में आपने जो अपेंडिक्स का जो सेक्शन है उसके पहले आपने ये रेफरेंस का एक पूरी की पूरी लिस्ट दे दी, या उसको आप बिब्लियोग्राफी का नाम कह सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए अंतर है, एक होता है रेफरेंस और एक होता है बिब्लियोग्राफी। रेफरेंस का मतलब होता है कि आप पेज नंबर वगैरह सब कोट कर रहे हैं, मतलब कि जिन चीजों को, जिन लोगों को, जिन पुस्तकों को आपने अपने थीसिस में इनकॉर्पोरेट किया है, आपने लिखा है, उसका बिल्कुल पूरा रेफरेंस दें। लेकिन बिब्लियोग्राफी में यह भी हो सकता है कि आपने उसको लिखा नहीं है, लेकिन आपने उसको पढ़ा है, आपने कोई काम किया और आपने चीजें पढ़ी हैं, आपने किसी चीज की हेल्प ली है, लेकिन आपने उसको अंदर कोट नहीं किया है, वो भी बिब्लियोग्राफी का पार्ट बन सकता है। तो 3 तरीके से रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। फुटनोट की तरीके से लिखे जा सकते हैं, एंड नोट की तरीके से लिखे जा सकते हैं, और बिब्लियोग्राफी की तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब रेफरेंसिंग स्टाइल बहुत सारी है, मतलब आप दुनिया में अगर देखेंगे तो कम से कम 20-25 रेफरेंसिंग स्टाइल होगी, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। कुछ रेफरेंसिंग स्टाइल आपको दिख भी रही होगी, APA, IEEE, GB 7714, शिकागो, टुरेबियन, हार्वर्ड, MLA, वैंकूवर, GOST, ISO 690, मतलब बहुत सारी रेफरेंसिंग स्टाइल। क्या सब रेफरेंसिंग स्टाइल जानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मुख्य रूप से, देखिए मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम यहां पर रहते हैं, और दूसरी चीज मैं केवल जो स्पेसिफिक रेफरेंसिंग स्टाइल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सोशल साइंस की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, योग की बात करें, तो 3 तरह की रेफरेंसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा यूज की जाती है। कौन कौन सी? एक नंबर 1 APA, नंबर 2 एक आता है MLA, और नंबर 3 आता है वैंकूवर। 3 रेफरेंसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा यूज की जाती है। आप अपने थीसिस में, अपने रिसर्च पेपर में, अपने रिपोर्ट राइटिंग में कौन सी रेफरेंस स्टाइल यूज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं या जिस जर्नल में आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवा रहे हैं, उसकी अपनी गाइडलाइंस होती है, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको रेफरेंस स्टाइल चुननी पड़ती है। वो MLA भी हो सकता है, वो वैंकूवर भी हो सकता है, और वो APA भी हो सकता है। APA का मतलब क्या है? APA का मतलब है
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसने अपनी एक रेफरेंसिंग स्टाइल बनाई हुई है, APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और दूसरी क्या हो सकती है जो मैंने कहा MLA, तो इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और तीसरा मैंने क्या बताया, वैंकूवर, ये रहा। तो 3 स्टाइल बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अब इंटरनेट पर इसके अपने अपने मैनुअल दिए हुए हैं, मतलब कि आप इंटरनेट पर जाएंगे, गूगल करेंगे कि वैंकूवर रेफरेंसिंग स्टाइल, तो इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप जाएंगे MLA रेफरेंसिंग स्टाइल, वो अवेलेबल है। आप जाएंगे इंटरनेट पर गूगल करेंगे APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन रेफरेंसिंग स्टाइल, वो आपको मिल जाएगी। यहां पर कॉमा, डॉट, ईयर, पेज नंबर, कैसे फर्स्ट ऑथर कैसे लिखा जाता है, सेकंड ऑथर कैसे लिखा जाता है, सरनेम कैसे लिखा जाता है, सब चीजें दी हुई है। तो आपको केवल जाना है गूगल पर और सर्च करना है। आपको जिस भी रेफरेंस स्टाइल का काम है, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक काम है, आपको इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। आपको पूरे ध्यान से रेफरेंस को लिखना है, क्योंकि जब आप खुद रेफरेंस सही तरीके से लिखेंगे तो आप अपने स्टूडेंट को, अपने जूनियर को, या और कोई रिसर्च जो कर रहा है उसको, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपकी ऑथेंटिसिटी रिसर्च की, और दूसरा सेफगार्ड कि भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, वहां पर मैंने लिखा है, वहां पर वो लिखा गया था। महात्मा गांधी ने कहा सत्य बोलना चाहिए, मैं तो ये भी कह रहा हूं, लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने कहा सत्य बोलना चाहिए, मैंने लिख दिया। नहीं, महात्मा गांधी ने किस बुक के किस पेज नंबर पे कहा सत्य बोलना चाहिए, वो आप रेफरेंस में लिखो, तब आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी। तो ये आपका आज का टॉपिक था, रेफरेंसिंग इन रिसर्च। किसी भी रिसर्च में जो रेफरेंस स्टाइल आप यूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।